अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म, योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर बेसिकली एटॉमिक रेडियस पर, या एटॉमिक रेडियाई अगर हम प्लूरल फॉर्म उसकी बोलें, और आयोनिक रेडियस और इनके ग्रुप और पीरियड्स में जो ट्रेंड्स हैं पीरियड और ग्रुप में, वो हम डिस्कस करेंगे। देखें, जो एटॉमिक रेडियस है यानी एटम का साइज़, एक तो हम वो देखेंगे वो क्या होता है। आयोनिक रेडियस यानी आयंस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन, उनके साइजेस को देखेंगे। और फिर इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे जो एटॉमिक रेडियस है वो ग्रुप और पीरियड में चेंज होता है, वेरी करता है, और इसी तरह आयोनिक रेडियस कैसे चेंज या वेरी करता है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एंड दैट इज कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, है ना, वो एक पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर्स का। यानी हम यूं कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी एटॉमिक नंबर चेंज होने से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर एक जैसे नहीं है, तो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आती रहती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो एटॉमिक रेडियस की है। एटॉमिक रेडियस, अच्छा, एटॉमिक रेडियस जो होता है ना, ये कई तरह का हो सकता है। इसमें एक तो हमने डिस्कस करना है आयोनिक रेडियस। ये देखें, एक तो ये इसकी टाइप आ गई ना, ये वाला आयोनिक रेडियस। तो ये एटॉमिक जो रेडियस है ये आयोनिक रेडियस भी होता है, ये कोवलेंट रेडियस भी हो सकता है ना, और ये वैन डर वाल रेडियस भी होता है। वैन डर वाल रेडियस आपके सिलेबस में नहीं है, तो कोवलेंट रेडियस भी हो सकता है ये। और तीसरी चीज़ यहाँ पे वैन डर वाल रेडियस भी हो सकता है। वैन डर वाल्स यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जब हम कंसीडर करते हैं तो फिर जो हमारे पास रेडियस कहलाता है उसको हम वैन डर वाल रेडियस कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमने दो डिस्कस करने, उसमें से एक है आयनिक और दूसरा है कोवलेंट। तो सबसे पहले हम कोवलेंट रेडियस को देख लेते हैं। जब दो हमारे पास सिमिलर एटम्स हो ना, ये इस तरह से, ये भी एटम है और ये एक दूसरा एटम है, तो ये थोड़े ज़्यादा ही दूर बन गए। अगर ये दो सिमिलर एटम्स हैं, लेट्स सपोज ये इस तरह के, लेट्स सपोज ये भी क्लोरीन एटम है और ये भी क्लोरीन एटम है। अब ये दोनों के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। ओके, तो मैं सेंटर से अगर ये डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से ही ले लूँ, तो मैं कहता हूँ दो एटम जो आपस में सिमिलर हैं और उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, तो जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है दोनों एटम्स के दरमियान, अगर मैं बोलूँ वो यहाँ पे 198 पिकोमीटर है। अब पिकोमीटर सर क्या होता है, जो हमने यहाँ पे एटॉमिक रेडियस को मेजर करना है वो या तो हम पिकोमीटर में करते हैं, ये याद रखना, पिकोमीटर में करेंगे, या फिर हम उसको एंगस्ट्रम में करते हैं। अब दोनों ही प्रीफिक्स हैं, पिकोमीटर या एंगस्ट्रम। जो एक पिकोमीटर होता है वो 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है, ये याद रखना है। 1 जो पिकोमीटर है दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर -12 मीटर, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है पिकोमीटर। इसी तरह जो 1 एंगस्ट्रम है ये निस्बतन थोड़ा बड़ा होता है, ये 10 की पावर -10 मीटर के बराबर है। आपने कहना है सर ये बड़ा है, नहीं, माइनस में पावर है तो ये पावर बड़ी है, 10 की पावर -10 मीटर। तो एक एंगस्ट्रम इतना, या तो हम जो रेडियस होता है एटम का उसको एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं, या फिर उसको हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं। तो अगर ये दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो 198 पिकोमीटर है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों चूंकि सिमिलर एटम्स हैं, मैं 2 पे इसको कर देता हूं डिवाइड। तो इसका जो मेरे पास आंसर आता है दैट बिकम्स 99 पिकोमीटर। मैं इस 99 पिकोमीटर को एक क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस कह सकता हूं, क्योंकि दो क्लोरीन एटम सिमिलर थे, उनके दरमियान जो बॉन्ड था वो कोवलेंट था, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। हम इसको कह सकते हैं दी हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी इस डिस्टेंस का हाफ, दी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, दी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल या सिमिलर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, और ये बॉन्डेड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड होगा। सही है, तो ये आप दोबारा से इसको नोट कर लें, मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर आप कहते हैं दी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, तो ये मैंने किसकी डेफिनेशन लिखी है बताएं जल्दी से,
हाँ शाबाश, ये मैंने बेसिकली लिखी है कोवलेंट रेडियस की। तो ये जो हम सारा डिस्कस कर रहे हैं दैट इज टोटली अबाउट कोवलेंट रेडियस। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो कोवलेंट रेडियस है ये ग्रुप और पीरियड में कैसे वैरी करता है। और एक मजे की बात स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये सीख लिया ना कि कोवलेंट रेडियस ग्रुप और पीरियड में कैसे चेंज होता है, बढ़ता है या कम होता है, तो अंडरस्टूड सी बात है वो सेम चीजें हम आयनिक रेडियस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। हम देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस को। ठीक है, वही सेम फैक्टर्स जो हैं वो आयनिक रेडियस को भी अफेक्ट करते हैं। तो देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं? तो मेजरली तीन हैं, तीन मेजरली हमारे पास फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर ये क्या होता है, ये मैं भी आपको बताता हूँ एक एक करके। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इससे पहले तो आपको न्यूक्लियर चार्ज समझना पड़ेगा। देखिए हर एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं, हर एटम का जो न्यूक्लियस होता है, आप इसको ऐसे कह रहे हैं, हर एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो जो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स होते हैं ना, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जैसे मैं कहूँ हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज 1 है, लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियर चार्ज 3 है, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियर चार्ज 11 है। समझ आई? अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, यानी मुअस्सर। इफेक्टिव का मतलब है मुअस्सर। सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज का होना मैटर नहीं करता, उसका इफेक्टिव होना भी मैटर करता है, मुअस्सर होना भी मैटर करता है। समझ आई बात? यस। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक में अगर कैशियर हैं तो आपके पास बहुत सारे पैसे गिनने के लिए, लेकिन वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं है। अगर आप में से कोई किसी का कोई कैशियर है पेरेंट्स में से या कहीं, तो देख लें वो कैशियर के अपने पैसे तो नहीं होते, वो सिर्फ वो गिन रहा होता है ना। समझ आई बात? तो वो इफेक्टिव नहीं होते उसके लिए वो पैसे। हाँ अगर वो उसके अपने हों तो फिर वो इफेक्टिव है। आई समझ? तो न्यूक्लियर चार्ज का होना सिर्फ मैटर नहीं करता, उसका इफेक्टिव होना मैटर करता है। ये आगे चल के हम समझ इसकी हमें आ जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास होती है वो है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर ऑफ शेल्स को समझना बेहद आसान है। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में इसमें 1 शेल होगा, लिथियम सेकेंड पीरियड में इसमें 2 शेल्स होंगे, सोडियम थर्ड पीरियड में इसके 3 शेल्स होंगे, पोटेशियम फोर्थ पीरियड में इसके 4 शेल्स होंगे, रुबिडियम फिफ्थ। तो मतलब जोन सा किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर है उसके अंदर उतने ज़्यादा शेल्स होंगे, और जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतना बड़ा होगा, है ना। तो आपको लग रहा होगा शायद पीरियड में जो एटम का साइज है वो बड़ा होता है, नहीं, वो हम डाउन आ रहे हैं ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर बड़ा होगा। इसको भी हम देखते हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स जितने ज़्यादा होते हैं एटम का साइज उतना बड़ा होता है। मैं यहाँ पे ना एक चीज़ भी आपको बताता हूँ, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, ये इनवर्स रिलेट करता है साइज ऑफ एटम के साथ, ये बात याद रखनी है। लेकिन जो नंबर ऑफ शेल्स हैं ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं साइज ऑफ एटम्स के साथ। अब जो थर्ड हमारे पास फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग, ये मैं आपको समझा देता हूँ, शील्डिंग इफेक्ट। अब ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होने से ज़्यादा होता है, और जब ये ज़्यादा होता है तो साइज ऑफ एटम भी ज़्यादा होता है। तो ये 2 फैक्टर जो हैं वो साइज को डायरेक्टली रिलेट करते हैं, और जो एक फैक्टर है वो साइज के इनवर्सली रिलेटेड होता है। अब देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जल्दी जल्दी मैं देख लेता हूँ, हम इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिथियम एटम बनाया, ये लिथियम एटम है, ठीक है, और इससे आगे ये मैं सोडियम बना लेता हूँ, ये सोडियम समझ लो, सही है। अब लिथियम के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 है, इसके यहाँ 2, यहाँ 8 और यहाँ 1 है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि कौन सा न्यूक्लियस है जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, कौन सा एटम है, तो ये वो एटम है इसका न्यूक्लियस इस आखिरी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा दूर है। और एक और मज़े की बात, बीच में 2 शेल्स ये आ रहे हैं, ये और ये, इनको बोलते हैं इनर शेल्स, यहाँ पे ये 1 है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो शेल का होता है, आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी और न्यूक्लियस की कशिश कम हो जाती है जब अंदर नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा हों, सही है। दी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दी न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, सो इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो दोनों में से बताएं ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट कहां पर है, यानी कहां पर ज्यादा शील्ड मिल रही है आखिरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान। तो सर ये है, ये देखें यहाँ पे 2 शील्ड्स हैं,
जो आखिरी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से कशिश होने से रोक रही हैं, और यहाँ पे ये शील्ड 1 है, तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर ज्यादा रहता है, उसकी कशिश कम होती तो वो बड़ा रहता है। तो यही तो मैंने लिखा है कि शील्डिंग इफेक्ट जब ज्यादा होता है तो साइज ऑफ एटम भी ज्यादा हो जाता है। अब हम असल बात पे आते हैं, फैक्टर्स आपको पता चल गए। अब हम जल्दी से देख लेते हैं ग्रुप और पीरियड्स में क्या होगा, एटम का साइज बढ़ेगा या कम होगा। मैं इसको ना यहाँ पे ही समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ मैं इधर समझा देता हूँ, पीरियड वाला मैं इधर बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप में, ग्रुप वाला आसानी से समझ आ जाता है। देखें जी, अब हम किसी भी ग्रुप में अगर मूव कर रहे हैं तो होगा क्या, जब हम डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो एटम का साइज बड़ा हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये यहाँ पे ठीक है तकरीबन, ठीक है। अब जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम का साइज बड़ा होता है। ये मैं कहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ग्रुप के अंदर। अब ग्रुप के अंदर क्या होता है, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज, और ये कहाँ हो रहा है, टॉप टू बॉटम। याद रखें ग्रुप में हमेशा हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। फॉर एग्जांपल, अब इसकी वजह क्या है, हाइड्रोजन का जो एक शेल है उसके इलेक्ट्रॉन भी एक है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके आखिरी शेल में, और इसका शेल भी एक है। इसके 2 शेल्स हैं, इसके 3 हैं, इसके 4 हैं, इसके 5 हैं, इसके 6 हैं और इसके 7 हैं। तो ऊपर से नीचे ग्रुप के अंदर आते हुए एक तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, दूसरा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट भी तो बढ़ता है, तो उससे भी क्या होगा, उससे जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटम का साइज बड़ा होगा। सर एक और बात है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है। सर हाइड्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, यानी प्रोटॉन जितने हैं उतना न्यूक्लियर चार्ज है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ तो जरूर है ग्रुप के अंदर, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। ये बात अब याद रखनी है। 2 चीजें हैं, ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, उसकी वजह से साइज ऑफ एटम बड़ा होता है। ये मैंने लिख दिया, साइज इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये इफेक्टिव नहीं होता, बेसिकली सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर, लेकिन इफेक्टिव नहीं होता। तो यही वजह है ग्रुप के अंदर साइज ऑफ एटम क्या करता है, शाबाश, साइज ऑफ एटम बढ़ता है। अब हम आते हैं पीरियड में। अब पीरियड में अगर हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, तो होता इस तरह का है, हमारे पास ये आपको ऐसे नजर आएगा, ठीक है। और पीरियड में जब भी हम मूव करते हैं तो हम इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट। दिस इज लेफ्ट साइड, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड है, और इस तरफ जब हम जा रहे हैं तो ये हमारे पास है राइट साइड। ऑलराइट, तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो क्या होता है, साइज ऑफ एटम्स डिक्रीज होता है। साइज ऑफ एटम्स क्या करता है, डिक्रीज। शाबाश सर जी, आपने बोला था जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो साइज ऑफ एटम बढ़ता है, तो पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते। आंसर है नहीं। अगर हम बात करें फर्स्ट पीरियड की, इसमें एक शेल है हीलियम का, ये इसका दूसरा मेंबर है इसी पीरियड का, इसमें 2 शेल्स हैं, तो नंबर ऑफ शेल सेम है। तो जब नंबर ऑफ शेल सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट भी तकरीबन सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये 10 जो एलिमेंट, सॉरी 8 जो एलिमेंट है, 10 बोल दिया, 8 जो एलिमेंट्स हैं इन सब के अंदर नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगा पीरियड में। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स भी सेम रहे, शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहा, तो साइज जो है वो सेम रहना चाहिए। ऐसा ही है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह, अगर हम लिथियम की बात करें, इसके अंदर प्रोटॉन है 3, बेरिलियम के अंदर 4 है, बोरॉन के अंदर 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 प्रोटॉन, तो ग्रेजुअली प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती है, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और वो यहाँ पे तगड़ा हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स नहीं है, यानी बढ़ नहीं रहे, और शील्डिंग की इफेक्ट नहीं बढ़ रहा। तो असल जो ताकत है वो किसकी है यहाँ पे, यस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है पीरियड में लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा, साइज ऑफ एटम कम होना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स इट टोटली अबाउट एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप एंड पीरियड, कैसे ये वैरी करता है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम बढ़ता है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट ये कम होता है। टॉप टू बॉटम क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ता। या आप यूं कह लें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ग्रुप के अंदर, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता। अब हम पीरियड में आते हैं लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे आते हुए नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी तकरीबन सेम रहता है। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेजुअली बढ़ता है,
वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, तो उससे एटम क्या हो जाता है, छोटा, कोलैप्स कर जाता है। तो यही वजह है पीरियड में जनरली एटम का साइज क्या हो रहा होता है, डिक्रीज। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। ये वीडियो का पहला पार्ट था। अब हम आते हैं आयोनिक रेडियस पर।